बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एलिज़ाबेथन एरा, जिसे आप शेक्सपियर एज भी कहते हैं और गोल्डन एज भी कहते हैं। पर ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, एलिज़ाबेथ एरा का। और शेक्सपियर एज का जो है या गोल्डन एज का जिसे आप कहते हैं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, यानी एक फोरग्राउंड है। ये एरा आने से पहले या पीरियड आने से पहले जो इसकी प्रिपरेशन थी या जो भी उसके साइंस थे वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो पॉइंट ये आती है इन कनेक्शन विद द प्रीवियस रिकैप हिस्टोरिकल पोजीशनिंग ऑफ द एलिज़ाबेथ पीरियड। हमें पढ़ना होगा कि एलिज़ाबेथन पीरियड की जो हिस्टोरिकल पोजीशनिंग क्या है, कहाँ पर खड़ा हुआ था और कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले नंबर 2 पर जो आती है कि 67 ईयर्स ऑफ दिस पीरियड फ्रॉम असेंशन ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ वन, जो कि उसको 1558 यानी 1558 को उसकी कोरोनेशन हुई थी, यानी उसकी ताजपोशी हुई थी और तख्त पर आई थी, एंड टू द डेथ ऑफ द किंग जेम्स वन जो कि 1625, यानी टोटल जो है इस पीरियड के वो है 67 ईयर्स। ठीक है ना। 67 ईयर्स के अंदर जो है क्वीन एलिज़ाबेथ भी आती है, जो क्वीन एलिज़ाबेथ वन भी आती है, जो कि 1558 को जो है हुकूमत में आती है, ठीक है, बादशाही में आती है। और फिर जो है किंग जेम्स वन जो आते हैं तब तक, यानी 1625 तक। तो 1558 से लेकर 1625 तक 67 ईयर्स जो पीरियड है वो भी एलिज़ाबेथन एरा कहलाता है। अच्छा, इंग्लैंड वाज ट्राइंग, तीसरी पॉइंट है, इंग्लैंड वाज ट्राइंग टू क्रेव आउट टू अ डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी। आपको पहले ही मैंने बताया था जब हम एज ऑफ चासर पढ़ रहे थे। एज ऑफ चासर जो था, आफ्टर द एज ऑफ चासर जो मिडल मतलब इंग्लिश थी या मिडल एज थी, उसमें भी यही चीज़ थी कि वहाँ पर अब जो इंग्लैंड थी वो एक डिस्टिंक्ट नेशन, डिफरेंट नेशन और प्रोग्रेसिव नेशन के तौर पर ऊपर उभर रही थी। अच्छा, अब इसको डिवाइड किया गया है 67 ईयर्स को अलग अलग सालों में। तो सबसे पहले आता है 21 ईयर्स ऑफ द क्वींस रेन ए टाइम ऑफ प्रिपरेशन। जो क्वीन एलिज़ाबेथ की जो हुकूमत थी, दौर हुकूमत था, उसको माना जाता है या उसको कहा जाता है हिस्ट्री के अंदर कि ये टाइम ऑफ प्रिपरेशन था, यानी रिनेसा के लिए ये एक प्रिपरेशन थी। ठीक है, रिनेसा जो थी वो उसके लिए एक प्रिपरेशन थी। उसके बाद नंबर 2 पर है कि 24 ईयर्स बिटवीन द 24 ईयर्स जो है वो होते हैं बिटवीन द पब्लिकेशन ऑफ स्पेंसर की जो पब्लिकेशन, यानी उसने जो पोइट्री या जो बुक्स वगैरह लिखे थे और उसकी पब्लिकेशन, एंड द क्वींस डेथ। ठीक है, यानी ये जो दौरानिया है कि पब्लिकेशन ऑफ स्पेंसर की जो बुक्स की पब्लिक होने से या रिपब्लिकेशन होने से, एंड देन जो टाइम है क्वीन की डेथ तक, तो वो फुल फ्रूटेशन का था। यानी वहाँ पर इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, मतलब एक ऐसा कहें कि बहुत ज़्यादा क्रिएशन हुई, प्रोडक्शन हुई लिटरेचर के हिसाब से। तो ये जो पीरियड है 24 ईयर्स वाला, स्पेंसर की पब्लिकेशन एंड क्वीन की डेथ तक का, तो ये बहुत ही एक कह लें कि बहुत ही फ़ायदेमंद जो है लिटरेचर के लिए रहा है। उसके बाद आता है 22 ईयर्स ऑफ द जेम्स डिक्लाइन। अच्छा, फिर जो 22 ईयर्स है आखिरी, वो जेम्स वन की डिक्लाइन, जिसे आप जेकोबिन पीरियड भी कहते हैं, वो आता है इसके अंदर। तो ये टोटल जो है 67 ईयर्स को डिवाइड किया गया है अलग अलग जो है एक किस्म की आप कह लें सब ब्रांचेस में, या एक टाइम पीरियड के हिसाब से टाइम लाइन उसकी बनाई गई है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, इंग्लिश रिफॉर्मेशन ड्यूरिंग 14 टू 16 सेंचुरी। अब इंग्लिश जो रिफॉर्मेशन आ रही थी इंग्लिश के अंदर, वो 14 सेंचुरी से लेकर, क्योंकि 14 सेंचुरी आपने पढ़ा था चासर चासर के बाद जो है, मैंने आपको वहाँ पे भी बता दिया था कि 14 सेंचुरी के अंदर भी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो गई थी, और उसके बाद भी जो है एक किस्म की बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन आने शुरू हो चुकी थी। और 14 सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी को रिफॉर्मेशन कहा जाता है, यानी इस दौरान इंग्लिश सोसाइटी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन आ रही थी। तो सबसे पहले जो रिफॉर्मेशन का जो एक प्रूफ आप कह लें, वो प्रूफ ये है कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि ये भी एक किस्म की रिफॉर्मेशन ही थी इंग्लिश सोसाइटी के अंदर,
इसमें ये क्या था कि प्रोटेस्टेंट जो थे अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको इसे कहा जाता है कि जो तारीख़ है दुनिया की उसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट है। और 14 टू 15 सेंचुरी कैथोलिक चर्च वाज मोस्ट पावरफुल रिलीजियस पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 14 से लेकर 15 सेंचुरी तक जो कैथोलिक चर्च था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इवन द हेवनली किंगडम दे हैड क्लेम्ड, क्योंकि वो क्लेम करते थे कि जो आसमानी जो जन्नत है या आसमानी जो पैराडाइज़ है वो भी उनके फ़ैसलों पर ही चलती है। अगर जिनको वो देंगे या जिनको वो माफ़ करेंगे तो वो इसी तरीके से होता था। पीपल स्टार्टेड टू क्वेश्चन देयर पावर एंड कॉन्शियस एंड लाइफ। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आ गया कि लोगों ने अब सवाल करना शुरू कर दिया था उनके जो पावर्स थे, उनकी जो मोनार्की थी या उनके जो मतलब अजीब व गरीब लाइफ स्टाइल थे, उसको अब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। They recognized mostly mismatch between the Bible, what the Bible says, and the Catholic Church says. अब जो बाइबल में एक चीज़ें लिखी हुई थी और इनके जो हुक्म थे वो दूसरी थे, यानी जो बहुत मिसमैच था। ये उनके कहने पर चर्च जो उनसे करवाता था, लोगों से कहता था, और जो ऑर्डर्स उनको देता था कि अल्लाह गॉड के नाम पर कि ये ऊपर की तरफ से है, बाइबल में लिखा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं होता था, क्योंकि बाइबल और उन चर्च के हुक्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता था। सो देयर वाज अ कॉल टू रिटर्न टू बाइबल डायरेक्टली। अब लोगों ने कहा कि भाई नहीं, अब हमें डायरेक्टली जो है बाइबल को पढ़ना होगा, डायरेक्टली हम बाइबल से ही रहनुमाई लेंगे। अब हम कैथोलिक चर्च या कोई भी चर्च जो है उससे हम रहनुमाई नहीं लेंगे। सो द प्रोटेस्टेंट वांटेड टू रिफॉर्म द चर्च। तो प्रोटेस्टेंट जो थे उन्होंने अब चर्च को जो है रिफॉर्म करना चाहा, एंड फाइनली टुक कैथोलिक चर्च या फेथ डाउन एंड रिप्लेस्ड विद द प्रोटेस्टेंट फेथ। फाइनली ये हुआ कि उन्होंने जो कैथोलिक चर्च था और जो फेथ था उन दोनों को नीचे गिरा दिया और प्रोटेस्टेंट फेथ जो है वो आगे आ गया। अच्छा, उसके बाद है द इंटेलेक्चुअल ट्रेजेक्ट्री प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है वो ऐसे ही नहीं आई थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा पीछे एक ग्राउंड बना था, एक तैयारी हुई थी, और वो तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। तो अब हम उसको पढ़ रहे हैं कि कहाँ से वो मतलब जो है ट्रेजेक्ट्री हमें बताती है। सबसे पहले जॉन विक्लिफ आता है। ठीक है, जॉन विक्लिफ क्या है? जॉन विक्लिफ बहुत ही जो है ना माना जाता है, हेरेटिक माना जाता है। ठीक है, वो ऐसा आदमी जो कि बहुत ही ज़्यादा जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं उनमें कन्फ्लिक्ट रखता हो। ठीक है, और वो रोमन कैथोलिक चर्च के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट रखता था। ठीक है, जॉन वाइक्लिफ जो था, इसी वजह से इसको हेरेटिक कहा जाता है। हेरेटिक यानी एक ऐसा आदमी जो रिलीजियस डॉगमा के ख़िलाफ़ हो या उनके साथ उनकी कन्फ्लिक्ट हो। तो जॉन विक्लिफ जो है आपने पढ़ा होगा कि इसने बाइबल के ट्रांसलेशंस भी किए थे, जॉन विक्लिफ था। ठीक है, उसके बाद मार्टिन लूथर आता है जो कि एक जर्मन मॉन्क है। उसने 95 थीसिस जो है लिखे थे अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पेपाल इंडल्जेंसेस। अब पेपाल क्या होता था कि पैसे देकर माफ़ी ले लो, यानी वहाँ पर ये सिस्टम था कि आप पैसे दो चर्च को तो चर्च आपको माफ़ी दिलवा देगा। तो इसे कहते हैं पेपाल इंटेलिजेंसेस। सो इसमें इसके लिए जो मार्टिन लूथर था जो कि एक जर्मन मॉन्क था, उसने बहुत ज़्यादा थीसिस लिखे, 95 उसने थीसिस लिखे इसके अगेंस्ट। ही कंडेम्ड दिस कंट्राडिक्टरी टीचिंग एंड द करप्शन। ठीक है ना, उसने लाजिम बात है कंडेम किया उसको। फिर आता है विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल जो है इसको जो है ना जलाकर मार दिया गया था, क्योंकि ये इसने जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना दिया था अपने आप को चर्च के ख़िलाफ़। तो ये भी था, और इसने जो है बाइबल की ट्रांसलेशन जो है हेब्रू और ग्रीक में से डायरेक्ट की थी, यानी डायरेक्ट हेब्रू और ग्रीक में से इसने इंग्लिश के अंदर उसकी ट्रांसलेशन की थी। लेटर ट्रांसलेशंस इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ट्रांसलेशन। बाकी के जो ट्रांसलेशन थे वो असल में इसके ट्रांसलेशन को फॉलो करते हैं। उसके बाद इरस्मस आता है जो कि एक डच होता है। उसने भी कैथोलिक मोनास्टिसिज्म को और करप्शन को रिजेक्ट किया था। ठीक है, अब ये एक पूरा एक ग्राउंड बन रहा था। ठीक है, जॉन विक्लिफ से लेकर आपने देखा कि जॉन विक्लिफ आता है, जॉन विक्लिफ के बाद मार्टिन लूथर है, विलियम टिंडेल है, और फिर इरस्मस आता है। अच्छा, उसके बाद है किंग हेनरी द एट्थ। अब यहाँ पर किंग हेनरी भी इनके साथ मिल जाता है।
broke away with the Roman Catholic Church under the shadow of the Protestant Revolution। यानी उसको बहाना मिल गया था, अब वो भी असल में उसको रोमन कैथोलिक चर्च के साथ बनती नहीं थी, क्योंकि वो डाइवोर्स देना चाहता था अपनी जो एक वाइफ थी कैथरीन, कैथरीन ऑफ एरोगोन, उसको मतलब वाइफ देना चाहता था। वो असल में इसके ब्रदर की यानी इसके भाई की एक विडो थी, यानी एक विधवा थी, और उसने यानी जो कैथरीन थी वो उसको एक वारिस नहीं दे सकी थी, मर्द वारिस नहीं दे सकी। तो वो बादशाह ने कहा कि मैं आप इसको डाइवोर्स दूं, जबकि पॉप ने कहा कि नहीं, तुम डाइवोर्स नहीं दे सकते। इसी वजह से जो है चर्च के ख़िलाफ़ हो गए थे किंग हेनरी जो 8th थे। और फिर इन्होंने शादी की एनी बॉयलिन से। एनी बॉयलिन जो थी उन्होंने शादी की, और 25 इयर्स के बाद उसका भी जो है ना सर जो है काटा गया था, बीहेड किया गया था, और उस पर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि उसने जो है अडल्ट्री की है। ठीक है। उसके बाद एनी बॉयलिन ही लेफ्ट। बॉयलिन जो है उसने एक बेबी छोड़ी थी जिसका नाम एलिज़ाबेथ वन है। यानी अब एलिज़ाबेथ वन जो है यहाँ से असल में उसकी ओरिजिन शुरू होती है, जो कि बेटी होती है एनी बोलीन की। ठीक है। एनी बोलीन जो है उसकी बेटी थी एलिज़ाबेथ वन, जो कि बाद में क्वीन बनी थी। अच्छा, अब हम इसके थोड़ी उसमें आते हैं पीछे हिस्ट्री के अंदर कि हेनरी जो 8th था, बादशाह था, उसकी वाइफ्स थी। ठीक है। हेनरी 8th था, उसकी वाइफ्स थी और उसके चिल्ड्रन थे। तो हेनरी 8th जो था उसकी वाइफ्स सबसे पहले तो कैथरीन ऑफ द एरोगन थी, जो आपने अभी अभी पढ़ा, जिसको इसने डाइवोर्स दी 20 साल के बाद। उसके बाद एनी बॉयलिन आती है, जिसको इसने खुद ही जो है ना बीहेड करवा दिया गया एडल्ट्री के बुनियाद पर। फिर आती है जेन सीमोर। उसके बाद एनी ऑफ द क्लेव्स आती है। ठीक है। और उसके बाद कैथरीन होवार्ड आती है, एग्जीक्यूटेड, उसको भी कैथरीन। उसके बाद पार आती है। ठीक है। सर्वाइव्स आफ्टर द डेथ ऑफ किंग, ये वाहिद उसकी वाइफ होती है कैथरीन पार, जो कि डेथ हो जाती है किंग की और वो सर्वाइव कर जाती है, यानी बच जाती है। ठीक है। तो ये इसकी वाइफ्स थी। उसमें इसका जो औलाद है वो ये हुआ था कि 2 चिल्ड्रन थे इसके बच्चे। एक मैरी वन, जिसे ब्लडी मैरी भी कहा जाता है, ये असल में कैथोलिक थी। ठीक है। और एलिज़ाबेथ वन। ठीक है। और ये भी मतलब जो ना इनके मतलब बच्चे थे। तो एलिज़ाबेथ वन जो है एनी बॉलीन की बेटी होती है, आपको पता है। तो इस तरीके से ये एक इसका आता है। अच्छा, उसके बाद प्रोटेस्टेंटिज्म ऑफिशियल रिलीजन नाउ। अब प्रोटेस्टेंटिज्म, क्योंकि अब कैथोलिसिज्म चर्च जो है उसको उन्होंने गिरा दिया था, उसके बिलीफ को। अब यहाँ पर ऑफिशियल जो इनका रिलीजन बन चुका था वो अब था प्रोटेस्टेंटिज्म। फॉर्मेशन ऑफ इंग्लैंड चर्च, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन एंड द प्यूरिटन्स हिस्टोरिक जर्नी टू न्यू वर्ल्ड। अब प्यूरिटन्स जो थे वो उनकी जो मतलब एक नई दुनिया बनाने का जो शुरुआत हो चुकी थी। अब वो कॉलोनीज़ बना रहे थे वर्जीनिया एंड पेनिनसुला में जाकर, पेनिसिल्वेनिया में जाकर। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है ना डिस्कवर किया इसी दौरान अमेरिका को। और 1591 को कन्वर्जन टू द कैथोलिज्म वाज एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन, के ये एक्ट पास किया गया कि अगर कोई अब दोबारा प्रोटेस्टेंट से कैथोलिसिज्म में जाता है, यानी कैथोलिक बनता है, तो वो एक गद्दार कहलाएगा। उसके बाद पीरियड ऑफ टर्बुलेंट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियल पॉलिटिकल एंड मूवमेंट इसमें थी। ठीक है। आउटकम्स क्या थे पीरियड के कि सर थॉमस मूर ने यूटोपिया लिखा, जो कि फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने इस ग्रीक स्टडीज़ के इन्फ्लुएंस में आकर यूटोपिया लिखा था इन्होंने, और ये इंस्पायर हुए थे प्लेटो के रिपब्लिक से। ठीक है। फिर टोटल्स मिसलेनी है, जो कि 1559 में लिखा जाता है, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल जिसमें है। तो ये तकरीबन अब ये सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है एलिज़ाबेथ एज का, जिसे आप शेक्सपियरियन एज भी कह रहे हैं, जिसमें आप उसको एक गोल्डन एज भी कह रहे हैं। तो ये एक उसका इंट्रोडक्शन था। यानी अभी हम एलिज़ाबेथ एज को और भी ज़्यादा पढ़ेंगे और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे, फिर शेक्सपियर को पढ़ेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम पढ़ेंगे।